हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्विन मालू आरएस। इस वीडियो में हम एथिक्स की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस साल का जो पेपर था आरएस मीन्स 2021 का, उसमें देखेंगे सवाल किस तरीके से पूछे गए, और फिर उनको देख करके और देखेंगे कि सिलेबस के किस हिस्से में ये मैंशनड है। फिर हम सिलेबस को देखेंगे और समझेंगे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं अच्छे से। तो पहला सवाल है, प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थित प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये भगवत गीता का नीति शास्त्र जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वहाँ से है, और उसमें भी स्थित प्रज्ञ का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रशासन में कैसे प्रासंगिकता है वो पूछी गई। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि एक तो परिभाषा बहुत ही संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि मेन जो हिस्सा वो ये है कि प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, बुद्ध की कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। ये हमारे जो नैतिक चिंतक वाला टॉपिक है, नैतिक चिंतक और दार्शनिक वाला, उसमें से ये सवाल पूछा गया है। और क्यों, क्यों मतलब प्रासंगिकता। ठीक है। तीसरा प्रश्न, नैतिक द्वंद्व से आपका समझते सीधी सीधी परिभाषा है, और जो हमारे सिलेबस में मेंशन है नैतिक द्वंद्व, नैतिक चिंता और उनके समाधान पर भी 10 नंबर का सवाल है, वो भी आगे देखेंगे। फिर प्रशासनिक जीवन में ऋण, तो जो नैतिक संप्रत्यय वाला हमारा टॉपिक है, जिसमें रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ, सद्गुण ये दिए हुए हैं। तो उनमें से एक नैतिक संप्रत्यय ऋण और फिर उसकी प्रासंगिकता। ठीक है। और पांचवा है फिर भगवद गीता से अनासक्ति सिद्धांत क्या है भगवद गीता का, और प्रशासक के जीवन में कैसे सार्थक है। ठीक है। तो कुल मिला के वही कि प्रशासनिक नीति शास्त्र का पेपर है। तो आप नीति शास्त्र में जो भी पढ़ेंगे प्रशासन में उसकी कैसे उपयोगिता है वो पूछने की कोशिश है। देखिएगा इन सारे, इसमें भी प्रासंगिकता पूछी है, क्यों पूछ के प्रासंगिकता पूछ ली, इसमें सीधी परिभाषा मान सकते हैं, वह इसमें भी प्रासंगिकता और इसमें भी प्रासंगिकता है। फिर देखिए सीधा सीधा परिवार और सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका हमारे नीति शास्त्र और मूल्यों में। तो सीधा सीधा प्रश्न ये देखिए, ये समाज का और ये परिवार का, तो 2-5 नंबर के तो सीधे सीधे यहाँ से आ गए। तो अब ये सीधे सीधे सिलेबस से मेंशन है, तो वैल्यू एडिशन पहले से हमारा तैयार होना चाहिए। ठीक है। इनसे तो हम सिलेबस में वापस अब जाके देखेंगे जब, तो देखेंगे इनको और कैसे तैयार कर सकते हैं अच्छे से। फिर है कांट। अब देखो, कांट एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा चिंतक मान लीजिए जिसके जो आप पढ़ोगे उसके नैतिक चिंतन, तो उसने कर्तव्य पे भी लिखा है, शुभ पे भी लिखा है। ठीक है। और उसका खुद का नैतिक चिंतन तो है ही। तो कांट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे भी एक हमारे नैतिक संप्रत्यय के रूप में शुभ है जैसे टॉपिक, ठीक है, अब वो कांट ने शुभ पे भी लिखा है, तो अंतिम शुभ की क्या व्याख्या करता है वो पूछा है। ठीक है। सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश के आधार पर, यानी दो सिलेबस के दो टर्म्स हैं, एक तो नैतिक चिंतक और एक नैतिक संप्रत्यय, उनको मिक्स करके सवाल बनाया गया। अब ऐसे ही देखेंगे आप, जैसे प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, ये ग्रीक नीति शास्त्र के हैं इम्पॉर्टेंट, और ग्रीक नीति शास्त्र में सद्गुण पे बहुत फोकस है। तो सद्गुण हमारे संप्रत्यय भी नैतिक, और ये 3 चिंतक भी हम पढ़ते हैं। तो फिर अगली बार इससे, और ये पैसे सवाल पूछा भी जा चुका है, प्लेटो के 4 मुख्य सद्गुण कौन से हैं। और प्लेटो का एक बार सवाल पूछा था 10 नंबर में कि न्याय, साहस और संयम कैसे प्रासंगिक हैं प्लेटो के। अरस्तु का गोल्डन मीन पूछ लिया गया था। ठीक है। तो अब देखते हैं फिर ये वाला सवाल, देखिए प्रशासक की क्या जिम्मेदारी हैं। तो ये प्रशासकों का आचरण जो सिलेबस में मेंशन है उससे हम ये हालांकि अभी हम सिलेबस देखेंगे तो उसमें। ठीक है। फिर है लोक सेवा की उत्कृष्टता के नैतिक मूल्य कौन से, तो ये भी सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है नैतिक मूल्य, तो सीधे सीधे पूछ ले कौन से हैं बस। फिर गांधी का नीति शास्त्र, गांधी जी का, तो उससे 10 नंबर का सवाल आ गया। अब पिछली बार भगवद गीता से 10 नंबर का था, इस बार गांधी जी से 10 नंबर का है, तो हो सकता है अगली बार भगवद गीता से 10 नंबर का है। हालांकि ना ये भी भरोसा नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। फिर ये मैंने जो कहा नैतिक निर्णय लेने में क्या महत्वपूर्ण कारक है और कैसे आप उसमें समन्वय करेंगे, तो ये भी देखेंगे। नैतिक निर्णय का टॉपिक भी हमारे सिलेबस में। और ये जो है थोड़ा सा, बस ये कोई सिलेबस नहीं, ये आप एक जनरल सवाल मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है। इस कथन का विश्लेषण उदाहरण से कीजिए। तो एक तरीके से केस स्टडीज़ जो हमारा टॉपिक है, अब इसमें कोई बड़ी केस स्टडी नहीं दी गई है, लेकिन आपको केस स्टडीज़ को कोट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं सिलेबस पे। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो हमें समझ में आई कि परिभाषा, जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं सिलेबस में उन सब की संक्षिप्त परिभाषा जो आपको आनी चाहिए। क्योंकि एक तो जैसे सीधा पूछ लिया था कि नैतिक द्वंद्व किसे कहते हैं, तो वहाँ तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी और उदाहरण साथ में। और दूसरा मान ली पूछ लीजिए प्रासंगिकता पूछ ली,
जैसे इस वाले में देखिए, ये स्थित प्रज्ञ वाले में, तो यहाँ आपकी परिभाषा इतनी संक्षिप्त होनी चाहिए कि 1 से 1.5 लाइन में परिभाषा खत्म हो जाए, ताकि आप ज़्यादा समय प्रासंगिकता को दे सकें। अब आपने प्रासंगिकता लिख दी और ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन। ठीक है, खासकर जो नैतिक संप्रत्यय वाला टॉपिक है, इसमें आपको एक चीज़, एक तो आपको संक्षिप्त परिभाषा, फिर उसके बाद प्रासंगिकता, और फिर वैल्यू एडिशन अगर कुछ है उसमें तो वो। ठीक है, और चूंकि 2 नंबर के में ज़्यादा स्कोप है नहीं, 4 लाइनें ही मिलती हैं, और ज़्यादा आप अगर उसमें आगे लिखें तो भी 5 लाइनें मान लो, तो आपको फिर बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही तरीके से लिखना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप समावेश कर पाएँ। अब देखिए, परिवार और समाज तो सीधे सीधे 5 नंबर इस पर पूछ लिया। अब देखिए परिभाषा, देखिए नीति शास्त्र की क्या परिभाषा है, मानवीय मूल्य की क्या परिभाषा है, फिर महापुरुष और समाज सुधारक प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, तो महापुरुष से पूछ सकते हैं, समाज सुधारक से भी पूछ सकते हैं, प्रशासक से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लो पूछ लेंगे अगली बार के टीन सेशन, उनके जीवन से क्या सीख मिलती है, या कोई समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती, तो इनकी, या ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, अब शैक्षणिक संस्थाओं, इस बार परिवार और समाज आ गया, तो शैक्षणिक संस्था प्रोबेबिलिटी है कि इस पर सवाल पूछा जाएगा 2023 वाले, मतलब 2024 में जो मेंस होगा, पॉसिबिलिटी है, हालांकि आपको तैयार तो सारे करके जाने हैं। अब नैतिक संप्रत्यय रित ऋण, तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो परिभाषा पढ़नी है, एक आपको पढ़ना है इसका जो भी इसमें रेलेवेंट कंटेंट होगा, जो भी आप किसी नोट से पढ़ेंगे, दूसरा इसकी प्रासंगिकता। तो देखिए, जो कोचिंग के नोट्स होंगे या वो कई नोट्स होंगे, उसमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा रहता है, लेकिन अब 2 नंबर का सवाल आ गया, तो आप वो सारी चीज़ों को आपको खुद को पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। मतलब आप ये तो खुद भी घर से प्रैक्टिस कर लीजिए कि मान लो सवाल ही मान लीजिए, रित की प्रासंगिकता आज के टाइम समय में, ऋण की प्रासंगिकता प्रशासक के जीवन में, कर्तव्य की प्रासंगिकता शुभ की सद्गुण की, और ये खुद से लिख लीजिए 2 नंबर के हिसाब से। 10 नंबर आ गया फिर तो आप आराम से लिख सकते हैं फैला फैला के, लेकिन 2 नंबर में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, परिभाषा भी लिखनी है, फिर प्रासंगिकता भी लिखनी है, और कोई वैल्यू एडिशन है तो वो भी लिखना है। फिर निजी एवं सार्वजनिक संबंध नीति शास्त्र की भूमिका, प्रशासकों का आचरण, मूल्य, तो मूल्य की परिभाषा क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या परिभाषा है, सत्यनिष्ठा की क्या परिभाषा है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है। तो परिभाषा तो सबसे पहले आपको आनी ही चाहिए, फिर उदाहरण के साथ भी परिभाषा और उदाहरण, ताकि मान लो अगर 10 नंबर का भी सवाल है, ठीक है, और थोड़ा सा उसकी फ्रेमिंग हो क्वेश्चन की, तो कम से कम आपको जब परिभाषा पता होगी, आपको समझ में आएगा वो टॉपिक, और उदाहरण आपको पता होंगे, तो आप 10 नंबर में लिख पाओगे, वरना आप घूम जाओगे कि भाई इसमें क्या लिखूँ मैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई रित का ये मतलब, ऋण का ये मतलब, तो अगर 10 नंबर का भी आ गया, हो सकता है कई बार ऐसा भी है कि सवाल 2 नंबर का दिख रहा है लेकिन पूछ लिया 10 नंबर में, तो उसमें आपकी क्लैरिटी कितनी वो काम आएगी, फिर आप चीज़ों को कैसे लिंक करते हो। आप DPSP से मान लो पॉलिटी से कुछ चीज़ यूज़ कर ली आपने, कुछ चीज़ IR से यूज़ कर ली, कुछ चीज़ हिस्ट्री से यूज़ कर ली, पर वो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए उदाहरण के साथ। तो अगर क्लैरिटी होगी तो आप फिर लिंक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर अब देखिए, भगवद गीता का नीति शास्त्र, ठीक है, प्रशासन में इसकी भूमिका, गांधी का नीति शास्त्र, इस पर 10 नंबर का इस बार आया, भगवद गीता में 2018 में आया था। ठीक है, अब भारतीय विश्व नैतिक चिंतक, तो इसमें आप ग्रीक नीति शास्त्र हो गया, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, कांट और प्लेटो पे तो सवाल बार बार पूछते ही है, और सुकरात पे अरस्तु भी पूछ सकते हैं। भारतीय विश्व के नैतिक चिंतक, तो भारत के भी नैतिक चिंतक स्वामी विवेकानंद हो गए, या गांधी जी तो अलग से ही, और महर्षि अरविंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, तो वो भी आपको पढ़ना है, और आपको हमेशा 10 नंबर के हिसाब से तो तैयार करना ही है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी हैं और गीता है, ये तो आपको और अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 2 नंबर में भी सवाल आ सकते हैं। जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ और अनासक्ति सिद्धांत पे इस पर 2 नंबर के सवाल आए, ठीक है, हो सकता है अगली बार राजर्षि पे आ जाए, लोक संग्रह पे 2018 में सवाल आ गया था। ठीक है, गांधी जी की नीति शास्त्र में साधन साध्य की पवित्रता, आप 10 नंबर में आइए, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। अहिंसा क्या है, सत्याग्रह क्या है गांधी जी का, तो जो स्पेशली मेंशन्ड है गांधी भगवद गीता, वो तो आपको 2 नंबर के हिसाब से भी तैयार करना है, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो आपको लगता है बाकी जितने भी चिंतक हैं, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट जो हो गए, जैसे कांट हो गया, ठीक है, प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया, क्योंकि कांट कर्तव्य में भी जुड़ जाता है, शुभ में भी जुड़ जाता है, और प्लेटो, अरस्तु और सुकरात सद्गुण में भी जुड़ जाते हैं। ठीक है,
तो ये तो आपको सारे अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ ले, जैसे भी एक बार पूछ लिया था कि प्लेटो के 4 सद्गुण कौन से हैं, मुख्य सद्गुण, कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो वो 2 नंबर के हिसाब से भी। लेकिन अब इसके बाद इतने सारे चिंतक हैं तो सबको आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाओ, तो कम से कम एटलीस्ट एक एक लाइन 2 लाइन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ताकि फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर आप लिख पाओगे कुछ ना कुछ। हो सकता है कई बार सवाल पेपर ऐसा है कि सवाल ऐसा बने 10 नंबर का, अब वो ऐसा नैतिक चिंतक जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं हो, तो आपको कम से कम एक लाइन का अगर कुछ पता होगा तो फिर आप उसको एक्सपेंड कर करके 10 नंबर में कर सकते हो। फिर वैसे ही नैतिक चिंता, द्वंद्व, चुनौतियाँ, इन सब की डेफिनेशन उदाहरण के साथ। फिर नैतिक निर्णय प्रक्रिया 10 नंबर का, इस पर सवाल आया था, योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या है, मानवीय चिंता। आप देखिए ये सामाजिक न्याय फिर आपके पॉलिटी में भी जुड़ जाएगा, तो उसके भी आर्टिकल्स वगैरह वो सब एक बार देख लेना सामाजिक न्याय के। मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और नैतिक आचार संहिता, इसकी भी परिभाषा। फिर एक आचार संहिता होती है, ठीक है, एक नीति संहिता होती है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, उनमें क्या डिफरेंस है वो भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और केस अध्ययन तो पूछ ही सकते हैं। हालांकि केस अध्ययन अब तक आया नहीं है वैसी केस स्टडी जैसे यूपीएससी में आती है, पर आ तो सकती है कभी भी, ठीक है। और वैसे अगर जो पिछला वाला सवाल देखें कि एक दूसरे की सफलता क्या सीख मिलती है, वो भी केस अध्ययन एक तरीके से केस स्टडी से है, ठीक है। तो आप इतना मोटा माटी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको तैयार करना चाहिए इसको। अब आते हैं इसका वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, ये हम पेपर से ही समझते हैं इसको। अब देखिए वैल्यू एडिशन में क्या हो सकता है, जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता तो पूरा एक ग्रंथ ही है, तो उसमें बहुत सारे श्लोक हैं ही, हमको सारे श्लोक नहीं पढ़ने, हमको सिर्फ वो पढ़ने, जैसे स्थित प्रज्ञ वाला एक टॉपिक है या लोक संग्रह है, तो क्या इसका कोई श्लोक है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कोई ना कोई एक ऐसा ढूंढना जिसमें ये सब मिल जाए। स्थित धीर मुनि रुच्यते, तो यहाँ दिख रहा है स्थित प्रज्ञ की बात की गई है, योग कर्मसु कौशलम, तो उसमें दिख रहा है योग का समत्व योग उच्यते, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करना। निष्काम कर्म का कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो अस्तु कर्मणि, तो वो आप याद कर लें सारे, ठीक है। वो याद करके आपने लिख लें और फिर उसको रिवाइज करते रहें। आपको सारे श्लोक नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जो हेडिंग्स दे रखी होंगी ना नोट्स में, जैसे राजर्षि दे रखी होगी, लोक संग्रह दे रखी होगी, स्थित प्रज्ञ दे रखी होगी, तो आपको कम से कम 2-4 की, और ज़्यादा नहीं कर पाओ तो 2-3 की कर लेना। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो 10 नंबर में आ गया, 2 नंबर में तो चलो ठीक है, पर 10 नंबर में आ गया तो आपको श्लोक लिखने का आपके पास होगा, तो अगर 1-2 का भी याद होगा तो 1-2, अब जैसे स्थित प्रज्ञ का है, दुखेश्वनो द्विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित निर्मुनि रुच्यते, तो योग कर्मसु कौशलम, फिर स्थित ये समत्व योग उच्यते, फिर वो निष्काम कर्म वाला हो गया, कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। तो इस तरीके से आप 3-4 श्लोक, अब 10 नंबर में आ गया तो आप आराम से लिख पाएंगे, तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप वैल्यू एडिशन के लिए श्लोक हो गए, ठीक है। अब कुछ होते हैं जैसे ये हो गया, फिर कांट, ठीक है, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। अब जैसे अरस्तु ने मान लो गोल्डन मीन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब बुद्ध के मध्यम मार्ग से भी जुड़ता है, तो आपको ये देखना है कि किन के विचार जो थोड़े से सिमिलर लगते हैं, तो फिर आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मैंने यूज़ किया, बुद्ध की कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रासंगिक है, तो मध्यम मार्ग और गोल्डन मीन से मिलता जुलता है, तो ये कंपैरिजन हो गया, ये वैल्यू एडिशन हो गया आपका, ठीक है। फिर कोई किसी नैतिक चिंतक का कोई कथन हो गया, जिसको कोट बोलते हैं, कोट या कथन जो भी बोल दीजिए, तो कोई फेमस कोट है, फेमस कथन है, ठीक है, नेल्सन मंडेला का। अब ये कोट आपके वहाँ हिंदी और इंग्लिश में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसी टॉपिक्स पे चुनिए जो, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और कोशिश कीजिए जो ज़्यादा, जैसे गांधी जी हैं या भगवत गीता की कोई लाइन है, ताकि वो हर जगह, मतलब ऐसी चीज़ याद करिए जो 3 जगह काम आ जाए, तो आपको याद भी कम करनी पड़ेगी और यूज़ भी ज़्यादा जगह हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने लिखा दुखेश्वनु द्विघ्न मना, अब इसकी ये लास्ट वाली लाइन मैंने यहाँ लिखी है, और हिंदी की कंपोजिशन में मैंने इसका ही जो पहली लाइन है, दुखेश्वनु द्विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृह, ये मैंने लिखी है। तो अब लाइन एक ही, अब कम पढ़ी है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो सोचिए। अब एथिक्स की चीज़ें तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो हिंदी का पल्लवन आएगा या एथिक्स का कंपोजिशन आएगा, उसमें वैसे लिख दीजिए, देवनागरी में वैसे लिख दीजिए, जैसे हिंदी में श्लोक इंग्लिश में करके कर्मण्यवाधिकार अस्ति वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन कथन हो गया। फिर उसके बाद सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक है, जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, तो आप जहाँ भी नोट से पढ़ेंगे, अब परिवार के और समाज के में किसी का अगर कथन दिख गया आपको,
तो उसको उठा के अलग से लिख लीजिए, ठीक है। फिर कोई कोट मिल गया, ठीक है। अब शैक्षणिक संस्था है, शिक्षा है, तो शिक्षा पे जैसे नेल्सन मंडेला का कोट है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट यूजफुल वेपन टू ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड। तो संसार में परिवर्तन डालने के लिए सबसे जो उपयुक्त हथियार है वो है एजुकेशन। तो इस तरीके से कोई कोट, कोई कथन, ठीक है, क्योंकि आपका जैसे ये टॉपिक दिया हुआ है एजुकेशन, शैक्षणिक संस्थानों की मूल्य के निर्माण भूमिका, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, तो सत्यनिष्ठा पे गांधी जी ने क्या कहा है कि जब आपका जो कहते हैं, जो करते हैं और जो सोचते हैं उसमें सुसंगतता हो, हार्मनी हो, तो उसको सत्यनिष्ठा कहते हैं। अब गांधी जी का सवाल है तो उसमें भी ये सत्यनिष्ठा का यूज़ कर सकते हैं, और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार पूछ रहे तो गांधी जी का ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहाँ इंटरलिंक कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एथिक्स की स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।